नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में मेनली वो खबर जो ज़्यादा हाईलाइट हुई है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की इंडिया विजिट के दौरान, उन्हीं सब अपडेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रेटजिक खबर इंडो रशियन डिफेंस टाइज से आ रही है। रशिया ने बताया कि वो इंडिया के साथ SU-57E पर बेस्ड एक रिवाइवल FGFA प्रोजेक्ट को सिर्फ एक फाइटर जेट प्रोग्राम नहीं बल्कि एक गेटवे के तौर पर देख रहा है। एक ऐसा गेटवे जो इंडिया को 6th जनरेशन फाइटर्स का डेवलपर बना सकता है। यहाँ पर रसिया का सिग्नल क्लियर था कि वो इंडिया को सिर्फ बायर नहीं पार्टनर बनाना चाहता है। उनका ऑफर सिंपल शब्दों में 2 फेज में बटा हुआ है। पहला, इंडिया को 2 से 3 स्क्वाड्रन SU-57E जेट इमरजेंसी रिक्वायरमेंट की तरह सप्लाई करना ताकि इंडियन एयरफोर्स को इमीडिएटली स्टील्थ एंट्री मिल जाए। और दूसरा, इंडिया में ही SU-57E की लोकल प्रोडक्शन लाइन एस्टेब्लिश करना जहां डिज़ाइन पार्टिसिपेशन, मिशन सिस्टम एक्सेस और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर तक इंडिया के हाथों में हो। लेकिन यहां पर इंडिया पहले FGFA प्रोग्राम से इसलिए निकला था क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्लियर नहीं था। हमारे साइंटिस्ट ने स्टील्थ परफॉर्मेंस और कॉस्ट में ट्रांसपेरेंसी डिमांड की थी और वो सही बात भी थी। रसिया का ट्रैक रिकॉर्ड कभी कभी टाइमलाइंस में स्लिप होता आया है और हमने SU-57 का रियल स्टील्थ RCS अभी तक ओपनली टेस्ट होता नहीं देखा। इसीलिए अगर रिवाइवल होता भी है तो इस बार इंडिया को हर क्लॉज बहुत तरीके से बनाना होगा और उस पर श्योरिटी भी लेनी पड़ेगी रसिया से हर एक मोमेंट पर। फिर भी अगर ये पार्टनरशिप ब्रह्मोस जैसी ट्रांसपेरेंसी और शेयर्ड डेवलपमेंट मॉडल पर चलती है तो इंडिया को एक यूनिक एडवांटेज मिल सकता है। और ये FGFA प्रोजेक्ट AMCA को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि एक बूस्टर की तरह काम करेगा। साथ ही रसिया का SU-75 चेकमेट भी न्यूज़ में है। उनका कहना है कि 2026 में इसका फर्स्ट फ्लाइट होगा। चेकमेट को रसिया F-35 का लो कॉस्ट कंपटीटर बताता है। ये क्लेम थोड़ा अनयूजुअल सा जरूर है, लेकिन एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट, मॉड्यूलर ब्लॉक्स, सिंगल इंजन स्टील्थ, ऑप्शनल अनमैन्ड वेरिएंट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इंडिया अभी फ़िलहाल ऑफिशियली इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर FGFA प्रोग्राम रिवाइव होता है तो चेकमेट इनडायरेक्टली इंडिया के लिए एक टेस्ट बेड बन सकता है। अगर दोनों देश इस बार ओपन बुक मॉडल में काम करते हैं तो इंडिया नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग एयर पावर कर्व ले सकता है। पर डिसीजन सिंपल नहीं होगा। यहाँ पर इंडिया को देखना होगा कि क्या ये प्रोजेक्ट हमारे इंडिजिनस AMCA के पाथ को सपोर्ट करेगा या स्लो कर देगा। वो भी कम्प्लीटली क्लियरिटी वे में हमें समझना होगा। तो अगली हाईलाइटिंग अपडेट में रसिया एक बार फिर से इंडिया को अपना फेमस 3M14E कैलिबर PL मिसाइल ऑफर कर रहा है। ये वो वेपन है जो 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च होता है बिना सबमरीन में एकमात्र का मॉडिफिकेशन किए। और यहाँ सबसे इम्प्रेसिंग चीज़ है इसका ऑपरेशनल इफेक्ट। कैलिबर आर्म्ड सबमरीन 1500 किलोमीटर तक लैंड टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है और ये रेंज उन सरफेस शिप्स के बराबर है जिनमें ब्रह्मोस लगा होता है। डिफरेंस बस इतना है कि सबमरीन पानी के नीचे इनविजिबल होती है। आजकल के हाइब्रिड वॉरफेयर एरा में साइलेंट प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा डिटरेंट बन रहे हैं। 1 किलो क्लास सबमरीन अरेबियन सी में क्वाइटली पेट्रोल करती है और 1500 किलोमीटर दूर के स्ट्रेटेजिक टारगेट पे इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देती है। ये एक साइलेंट पावर प्रोजेक्शन है जो आज के टाइम में प्राइसलेस है। तो यहाँ इंडियन नेवी के लिए ये ऑफर टाइमिंग वाइज परफेक्ट लग रहा है। हमारी क्लो क्लास सबमरीन 2030 के बाद फेज आउट होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उनमें अभी भी लिथलिटी और स्टील्थ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कैलिबर इंटीग्रेट होते ही यह सबमरीन एक न्यूक्लियर लेवल स्ट्रेटेजिक रीच ला सकता है। इसको नेवी एनालिस्ट ब्रिज कैपेबिलिटी कह रहे हैं और ये बिल्कुल सही भी है। DRDO का इंडिजिनस SLCM प्रोजेक्ट 4 से 6 साल दूर है और प्रोजेक्ट 75 अल्फा के एसेसन अभी टाइमलाइन में अर्ली फेज में है। तब तक कैलिबर हमारी कोस्टल और डिस्टेंट डिफेंस पोस्चर को स्टेबल बना सकता है। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल कंसर्न भी है। कैलिबर लेते टाइम इंडिया को इंश्योर करना होगा कि इंडिजिनस SLCM प्रोग्राम कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। तीसरी खबर में रसिया ने ऑफिशियली प्रपोजल दिया है कि इंडिया को लैंसेट 3 कामेकाजी ड्रोन का फुल साइकिल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दिया जाए। ये वो ड्रोन है जो यूक्रेन वॉर में
खौफ बन चुका है एनिमीज़ के लिए। लैंसेट 3 की खासियत सिर्फ इसकी डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी नहीं है बल्कि उसका अनमैच्ड कॉस्ट टू किल रेशियो है। वेस्टर्न ड्रोन्स जहां 2 से 3 लाख डॉलर तक जाते हैं, लैंसेट 3 सीरियल प्रोडक्शन में $40,000 के नीचे बना दिया जाता है। और फिर भी उसने बैटलफील्ड में M777 हार्विजर, लियोपार्ड 2, MBT और हिमारस जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को हंट किया है। रसिया के क्लेम्स के मुताबिक इसका मूविंग टारगेट्स पर हिट प्रोबेबिलिटी 80% क्रॉस करता है। अगर ये रियल वर्ल्ड डेटा एक्यूरेट है तो ये ड्रोन जैम पैक्ड चाइनीज जैमिंग जोन्स में भी इफेक्टिव हो सकता है। इंडिया के पास नागास्त्र 1 और अल्फा एस जैसे इंडिजिनस लॉयटिंग म्यूनिशन प्रोग्राम चल रहे हैं, पर सच ये है कि हम अभी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट नहीं पहुंचे। यहाँ लैंसेट 3 इंडिया को 2 फायदे देता है। पहला, बैटलफील्ड प्रूवन परफॉर्मेंस, दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और रसिया का ऑफर एक और एंगल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि वो इंडिया को लोकल प्रोडक्शन, इंडियन स्पेसिफिक वेरिएंट और एक्सपोर्ट राइट भी देने को रेडी है। ये किसी को नहीं दिया गया है अब तक। अगर इंडिया को एक्सपोर्ट राइट्स मिलते हैं तो हम मिडिल ईस्ट, एशियन, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में लॉयटिंग म्यूनिशन मार्केट को कैप्चर भी कर सकते हैं। लेकिन फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक बूस्टर होता है, रिप्लेसमेंट नहीं। इंडिया को इंश्योर करना होगा कि इंडिजिनस ड्रोन प्रोग्राम साइडलाइन ना हो। अगर पार्टनरशिप ट्रू को डेवलपमेंट बन जाती है तो ये इंडिया के यूएवी सेक्टर का ब्रह्मोस लेवल ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट हो सकता है। अगली अपडेट में रसिया इंडिया को अपने यासीन क्लास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन से सिलेक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने पर सीरियसली कंसिडर कर रहा है। ये वो क्लास है जिसे दुनिया की सबसे क्वाइट सबमरीन में से एक माना जाता है। यासीन क्लास में लो मैग्नेटिक स्टील हल, पंप जेट प्रपल्जन, वाइब्रेशन डैम्प इंटरनल मशीनरी, AI असिस्टेड कॉम्बैट सिस्टम और सोनार सूट जैसे फीचर्स हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे इंडिया स्क्रैच से डेवलप कर रहा है। प्रोजेक्ट 77 जिसमें इंडिया को अपने पहले 6 इंडिजिनस एसेसन बनाने हैं, 2015 से कॉन्सेप्चुअल स्टेज में है। हल LNT या MDL बनाएगा, रिएक्टर BARC करेगा, सोनार DRDO डेवलप करेगा। पर प्रपल्जन क्वाइटिंग, सोनार फ्यूजन और एडवांस VLS इंटीग्रेशन में इंडिया को फॉरेन इंस्पिरेशन की ज़रूरत होगी। लेकिन रसिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी सैंक्शंस के बाद स्लो हो गई है, इसीलिए कंपोनेंट लेवल ट्रांसफ़र प्रैक्टिकल तो है बट एक तरह से अनरियलिस्टिक। इंडिया को केयरफुल रहना होगा कि सबमरीन डिज़ाइन फुली फॉरेन ब्लूप्रिंट पर डिपेंडेंट ना हो। लेकिन अगर रसिया प्रपल्जन डिज़ाइन फिलॉसफी, सोनार आर्किटेक्चर और हल क्वाइटिंग साइंस शेयर करता है तो प्रोजेक्ट 77 की टाइमलाइन ऑलमोस्ट एक डिकेड एक्सक्लेरेट हो सकती है। और अब लास्ट अपडेट दोस्तों, तो न्यूक्लियर पावर सुना है हम सब ने, पर ज़्यादातर लोगों को लगता है कि न्यूक्लियर सिर्फ मिलिट्री वेपन्स बनाता है। लेकिन सच ये है कि दुनिया के कई देश जैसे फ्रांस, रसिया, चाइना, साउथ कोरिया अपने घरों में बिजली देने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं और इंडिया भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जो तमिलनाडु के साउदर्न टिप पर सी कोस्ट लाइन्स के पास बना हुआ है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है और इसमें रसिया इंडिया का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है। तो पुतिन ने अपने इंडिया विजिट में ऑफिशियली कंफर्म किया कि कुंदनकुलम में पहले से 2 रिएक्टर्स बिजली दे रहे हैं और तीसरे रिएक्टर के लिए रसिया ने आज ही न्यूक्लियर फ्यूल का पहला बैच डिलीवर कर दिया है। ये फ्यूल असेंबली एक स्पेशल हाई सिक्योरिटी कार्गो फ्लाइट से इंडिया लाया गया है। टोटल डिलीवरी 7 फ्लाइट्स में होगी। तो अब कुंदनकुलम में जो रिएक्टर्स लग रहे हैं वो VVER 1000 मॉडल के हैं। ये दुनिया के सबसे सेफ, सबसे लेटेस्ट जनरेशन के वाटर कूल्ड रिएक्टर्स में काउंट होते हैं। हर एक रिएक्टर 1000 मेगावाट की बिजली जनरेट करता है, जो लगभग एक बड़े शहर को पावर दे सकता है। 2 रिएक्टर्स ऑलरेडी 2013 और 2016 में ऑपरेशनल हो चुके हैं और बाकी 4 रिएक्टर्स कंस्ट्रक्शन फेज में हैं। जब सारे 6 रिएक्टर्स चालू हो जाएंगे तो कुंदनकुलम प्लांट अकेला ही 6000 मेगावाट पावर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से इंडिया को उतनी बिजली मिल जाएगी जितनी कई सालों तक दूसरे स्टेट्स को मल्टीपल कोल प्लांट से मिलती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये क्लीन 24/7 स्टेबल और वेदर प्रूफ पावर सोर्स होती है, क्योंकि सोलर धूप पर डिपेंड करता है और कोल पॉल्यूशन क्रिएट करता है।
न्यूक्लियर इन सबसे अलग है। ये जीरो कार्बन एनर्जी देता है और प्लांट एक बार चालू होने के बाद डिकेड्स तक कांस्टेंट बिजली देता है। रसिया का रोल यहाँ क्रूशियल है। रसिया सिर्फ रिएक्टर्स नहीं दे रहा, वो इंडिया को कंटिन्यूअस यूरेनियम फ्यूल सप्लाई दे रहा है, प्लांट कंस्ट्रक्शन में असिस्टेंस कर रहा है और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन सपोर्ट भी। पुतिन ने यह भी हिंट दिया कि रसिया इंडिया को छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट्स और फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी ऑफर कर सकता है। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर एक टाइप का पोर्टेबल रिएक्टर होता है जो सी कोस्ट पर डॉक होकर रिमोट रीजन्स को बिजली दे सकता है। यहाँ इंडियन ऑडियंस के लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग एंगल भी है कि रसिया ने एग्रीकल्चर और मेडिसिन में भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ऑपरेशन एक्सपेंड करने का हिंट दिया है। ये भी यकीन करना मुश्किल है, पर आज देश में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होने वाला रेडिएशन थेरेपी या फूड डिसइंफेक्शन या हाई यील्ड क्रॉप सीड म्यूटेशन, ये सब न्यूक्लियर टेक की ही कैटेगरीज हैं। तो कुंदनकुलम इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट के साथ साथ इंडिया का लॉन्ग टर्म साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और स्ट्रेटजिक ट्रस्ट प्रोजेक्ट है। न्यूक्लियर सेक्टर में रसिया ने इंडिया के साथ 40 साल से कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। हर रिएक्टर की फ्यूल सप्लाई, मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सिस्टम एक ट्रांसपेरेंट मॉडल में चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।